हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? बढ़िया। अरे बोलो भाई, ठीक है। तो पिछले लेक्चर याद है कुछ? पिछले लेक्चर में मैंने बोर्ड्स का कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशन बताया था, जिसमें आपको रेडियस का कैलकुलेशन और वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन का कैलकुलेशन बता दिया था मैंने, ठीक है। आज जो मैं बताने वाला हूँ बच्चों, वो बताने वाला हूँ टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी और एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन का कैलकुलेशन बताने वाला हूं, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं ना, ठीक है। सबसे पहले टाइम पीरियड बताता हूं, ठीक है। कि नहीं, किसी बोर्स ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, तो उसका टाइम पीरियड कितना होगा, ठीक है। तो टाइम पीरियड निकालना सिखाता हूं। देखिए टाइम पीरियड, अब ये पहले बताओ टाइम पीरियड होता क्या है। अरे टाइम पीरियड का मतलब क्या है, ठीक है। एक रिवॉल्यूशन में जितना टाइम लगेगा वही क्या कहलाता है, टाइम पीरियड कहलाता है ना, ठीक है। यानी देखो, समझो, एक रिवॉल्यूशन में जितना टाइम लगेगा वो क्या कहलाता है, टाइम पीरियड, ठीक है। ये न्यूक्लियस है, ये रेडियस आर, इलेक्ट्रॉन v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ठीक है। अब देखो, एक रिवॉल्यूशन करेगा तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा, 2 पाई आर। जब इलेक्ट्रॉन एक रिवॉल्यूशन करेगा तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, 2 पाई आर। अच्छा, स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाई टाइम, ठीक है। रख दिया वैल्यू, तो टाइम पीरियड आ गया ना, ठीक है। क्या आ गया, 2 पाई आर बाई वी आ गया बेटा, 2 पाई आर बाई वी। देख लो भाई, ठीक है। अब चाहो तो तुम आर की वैल्यू भी रख सकते हो, वी की वैल्यू रख के आप टाइम पीरियड निकाल सकते हो। अरे पता करना होगा ना कि इलेक्ट्रॉन किस सेल में प्रेजेंट है, उसका स्पीड क्या है, ठीक है। अलग अलग सेल में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का स्पीड अलग अलग होगा ना, क्योंकि स्पीड का फार्मूला आपने निकाल चुके, v इक्वल टू निकाल चुके थे क्या, 2.18 इंटू 10 का पावर 6 z/n, याद है ना, v बराबर, ठीक है। तो अलग अलग सेल में इलेक्ट्रॉन जो होगा उसका स्पीड अलग अलग होगा ना, ठीक है। और अलग अलग सेल में जो इलेक्ट्रॉन होगा उसका डिस्टेंस भी क्या होगा, अलग अलग होगा, रेडियस अलग अलग होगा। तो वैल्यू आर और वी का रखेंगे, क्या निकल जाएगा, टाइम पीरियड, ठीक है। और जो बच्चे बोले सर हमको निकाल के ही दिखाइए, तो उनको मैं निकाल के दिखा रहा हूं। देखिए उनके लिए मैं निकाल के सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है। देखिए t इक्वल टू 2 पाई आर, आर की वैल्यू याद होगा, n स्क्वायर h स्क्वायर बाई 4 पाई स्क्वायर m k जेडी स्क्वायर, ठीक है। और v की वैल्यू याद है क्या, 2 पाई k जेडी स्क्वायर बाई क्या, nh, ये v की वैल्यू है, ठीक है। और जब इसको फाइनली सॉल्व करेंगे आप, तो t इक्वल टू आ जाएगा 1.52 इंटू 10 का पावर 16, ठीक है, -16, 10 का पावर -16, ठीक है। अब देखो तो n स्क्वायर है यहां और n यहां, देख लो n यहां भी है ना, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, n क्यूब, ठीक है। और z यहां भी है, z यहां भी है, तो क्या हो जाएगा, बाई जेड स्क्वायर। देख लो टाइम पीरियड की फाइनल वैल्यू आ गया, देख लो, ठीक है। इसकी मदद से भी आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। 1.52 इंटू 10 का पावर -16 n क्यूब बाई जेड स्क्वायर, ये टाइम पीरियड की फाइनल वैल्यू। आप चाहो तो ये भी याद रख सकते हो, चाहो तो ये भी याद रख सकते हो, दोनों में से जो चाहो। मैं कहूंगा यही याद रखो, कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। ये याद रखोगे ना तो आर की वैल्यू बार बार पुट करना पड़ेगा, वी बार बार पुट करना पड़ेगा। तो मैं चाहता हूं ना यही याद रखो फाइनली आप, ठीक है। टाइम पीरियड निकल गया ना, अब क्या निकालना है, फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी निकालना बताता हूं आपको, देखिए फ्रीक्वेंसी निकालना बताता हूं। फ्रीक्वेंसी निकालना, देखिए फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड करेंगे। देखिए फ्रीक्वेंसी होता क्या है, पहले ये बताओ, नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है, ये तो आपको पता है। अब फ्रीक्वेंसी निकालना है तो आपको पता है ना, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1 बाई टाइम पीरियड होता है, ठीक है। और टाइम पीरियड की वैल्यू कितना,
अभी निकाले थे 2πr/v, ठीक है, यानी फ्रीक्वेंसी इक्वल टू क्या आ जाएगा, v/2πr। देखो आ गया फ्रीक्वेंसी, और यहां भी v और r की वैल्यू जब रखेंगे, ठीक है, तो फाइनली सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी इक्वल टू आएगा 0.657 इंटू 10⁻16, ठीक है। और वहां क्या आया था, वहां NQ/Z² आया था ना, यहां Z²/NQ आएगा, क्या आएगा, Z²/NQ, ठीक है। ये फाइनली आ जाएगा जब आप सॉल्व करेंगे सबकी वैल्यू रख के, तो v और r की वैल्यू रख के जब सॉल्व करेंगे ना, तो 0.65 इंटू 10⁻16 Z²/NQ आएगा बेटा, ठीक है। ये फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आ गया, तो तुम्हें यही वैल्यू याद रखना। अब चाहो तो ये भी याद रख सकते हो, ठीक है। अरे कोई एक याद रखना ना, टाइम पीरियड याद रखना या फ्रीक्वेंसी में कोई एक याद रखना, ठीक है, और दूसरा अपने आप निकाल लेना, क्योंकि फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड में रिलेशन आपको पता है ना, ठीक है, दूसरा अपने आप निकाल लेना, ठीक है। तो ये दोनों चीज याद रखें। चलिए, तो टाइम पीरियड भी निकालना आ गया, फ्रीक्वेंसी भी निकालना आ गया। अब हम क्या करने वाले हैं, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने वाले हैं। क्या निकालने वाले बच्चों, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो आइए निकालते हैं एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। देखिए एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बोर्स ऑर्बिट, बोर्स ऑर्बिट, ठीक है, यानी कोई बोर्स ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, उसकी क्या निकालने जा रहे हैं, एनर्जी निकालने जा रहे हैं। तो पहले देखिए फोटो देखिए पहले, ठीक है, समझिएगा फोटो को पहले अच्छा से। ये इससे बहुत ज्यादा सवाल पूछा जाता है, ध्यान दीजिएगा। ये इलेक्ट्रॉन है, v वेलोसिटी से चल रहा है, ठीक है, डिस्टेंस r जो कि रेडियस का काम कर रहा है, ठीक है। अब मान लो ये न्यूक्लियस है, तो उसके पास चार्ज कितना होगा, Z/E, ठीक है, ये सारे कुछ पता है आपको। अभी निकालना क्या, इलेक्ट्रॉन का एनर्जी। तो इलेक्ट्रॉन के पास कितना टाइप का एनर्जी है पहले सोचते हैं। तो इलेक्ट्रॉन के पास जब वेलोसिटी है तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी तो होना ही होना है, ये तो 100% है। जब इसका कुछ स्पीड है तो इसके पास तो काइनेटिक एनर्जी होना ही होना है ना, ठीक है। अच्छा, और याद करो मैंने एक चीज तुम्हें बताया था कि दो चार्ज है, ठीक है, Q1 और Q2, ठीक है। तो इस सिस्टम के पास कुछ पोटेंशियल एनर्जी भी होता है, बताया था ना आपको। दो चार्ज Q1 Q2 है और डिस्टेंस r डिस्टेंस से सेपरेटेड है, तो इसके पास, इस सिस्टम के पास कुछ पोटेंशियल एनर्जी होता है, वो बताया था ना, U = KQ1 Q2/R, याद है कुछ, ठीक है, ये मैंने बताया था। तो इस इलेक्ट्रॉन के पास काइनेटिक एनर्जी तो है ही, साथ साथ पोटेंशियल एनर्जी भी है, ठीक है। चलिए, यानी टोटल एनर्जी जो होगा इलेक्ट्रॉन का वो काइनेटिक एनर्जी और प्लस क्या, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। मैं पोटेंशियल एनर्जी पहले पढ़ा चुका हूं, ठीक है, जब रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल पढ़ा रहा था उसी समय मैं आपको पोटेंशियल एनर्जी का ज्ञान दिया था, ठीक है। अब काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे निकलेगा, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी ½ mv², ½ mv², ठीक है। अब पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालोगे, ठीक है, इक्वल टू K, और Q1 के जगह पर क्या है, Z/E, और Q2 के बगैर क्या है, ठीक है, -C। अरे यार ये तो पॉजिटिव चार्ज है ना, और ये कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है ना इलेक्ट्रॉन, ठीक है। Z/E यहां पॉजिटिव चार्ज है और यहां इलेक्ट्रॉन क्या है, नेगेटिव चार्ज है ना। कोई बच्चा सोच रहा है यहां भी तो इलेक्ट्रॉन लिखे, अरे भैया, ठीक है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे चार्ज का मैग्नीट्यूड बराबर होता है, तो यहां Z/E पॉजिटिव चार्ज है इतना, ठीक है। जैसे न्यूक्लियस में मान ले जाए 10 प्रोटॉन है, 1 प्रोटॉन है, मान ले 1 ही प्रोटॉन है या 2 प्रोटॉन है न्यूक्लियस में, ठीक है, तो 2e लिखेंगे ना न्यूक्लियस में चार्ज कितना, 2e,
वो क्या होगा, पॉजिटिव मैग्नीट्यूड, पॉजिटिव में होगा ना, ठीक है। अब देखो K Q1 Q2, ठीक है, मैं बता के रखा हूं कि पोटेंशियल एनर्जी वाले एक्सप्रेशन में क्या Q1 और Q2 को प्रॉपर साइन के साथ रखना। ये तो पॉजिटिव चार्ज है ना, तो प्लस लिख देते लोग, प्लस जेडी, और ये माइनस ही, ठीक है। अब आई क्या R, देख लो, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या आ गया बोलो, माइनस के जेडी स्क्वायर, अब आई आर, ये हो गया पोटेंशियल एनर्जी। देख लो भाई, माइनस के जेडी स्क्वायर बाई आर। आपको पता है कि पोटेंशियल एनर्जी में आपको साइन के साथ रखना है चार्ज को, तो देखो ना, ये न्यूक्लियस में जो चार्ज होगा Z इंटू यू पॉजिटिव चार्ज है ना, और ये इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज है ना, तो दोनों को साइन के साथ रखें, देखिए, ठीक है। अब एक चीज याद रखो, यहां देखो, हमने एक इक्वेशन पढ़ा था ना, याद करो तो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इक्वल टू, याद है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बताया था ना आपको, ये इक्वेशन याद है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है, यानी के जेडी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर, ठीक है, याद है, ये मैं पढ़ाया था बोर्ड्स के जब पोस्टुलेट बता रहा था तब। तो क्या करो ना, ये आर से आर एक पावर उड़ा दो, तो एम वी स्क्वायर इक्वल टू क्या बचेगा, के जेडी स्क्वायर बाई आर, एम वी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, के जेडी स्क्वायर बाई आर, ठीक है। यहां एम वी स्क्वायर की वैल्यू पुट करो, देखो तो क्या लिख सकते हैं, हाफ के जेडी स्क्वायर बाई आर, देख लो भैया, एम वी स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी ना, के जेडी स्क्वायर बाई आर, के जेडी स्क्वायर बाई आर, को डाउट नहीं, ठीक है। अब देखो तो जो पोटेंशियल एनर्जी है और काइनेटिक एनर्जी में कुछ रिलेशन आ रहा है ना, देखो आप, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी में कुछ रिलेशन आ रहा है, ठीक है। मैग्नीट्यूड वाइज बात कर रहे हैं, साइन वाइज नहीं बात कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड वाइज बात कर रहे हैं, ठीक है। हम मैग्नीट्यूड वाइज बात कर रहे हैं कि यदि इसमें हाफ से मल्टीप्लाई कर दें तो काइनेटिक एनर्जी के बराबर हो जाएगा। यदि पोटेंशियल एनर्जी में हाफ से मल्टीप्लाई कर दें तो पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का मैग्नीट्यूड बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो रिलेशन आया ना, उसको यहां पे पहले लिखते हैं, ठीक है। यहां पे मैं लिखता हूं क्या, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू, मैग्नीट्यूड वाइज बात कर रहे हैं, साइन वाइज बात नहीं कर रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ इंटू पोटेंशियल एनर्जी, यानी पोटेंशियल एनर्जी में हाफ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी के बराबर हो जाएगा बेटा, को डाउट, कोई दिक्कत नहीं। अब एक चीज देखो तो, ठीक है, क्या बोले, देखो ना, पोटेंशियल एनर्जी में जैसे ही हाफ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो काइनेटिक एनर्जी के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अब हमें टोटल एनर्जी निकालना है, ठीक है। अब टोटल एनर्जी निकालते हैं, देखिए, अभी बताते हैं टोटल एनर्जी इक्वल टू क्या, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी कितना, हाफ के जेडी स्क्वायर बाई आर, अब माइनस पोटेंशियल एनर्जी कितना है, के जेडी स्क्वायर बाई आर, तो कितना आ जाएगा, हाफ माइनस में आ जाएगा ना, कितना, माइनस हाफ, ठीक है, बोलो, और क्या आ जाएगा, के जेडी स्क्वायर बाई आर, ये आ जाएगा टोटल एनर्जी। अब देखो तो तीनों में रिलेशन आ गया, काइनेटिक एनर्जी का मैग्नीट्यूड और टोटल एनर्जी का मैग्नीट्यूड दोनों बराबर है। हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, साइन की बात नहीं कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड मॉड वैल्यू की बात कर रहे हैं, ठीक है। यानी काइनेटिक एनर्जी का मैग्नीट्यूड और टोटल एनर्जी का मैग्नीट्यूड बराबर है, देख लो भाई, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं ना, टोटल एनर्जी का जो मैग्नीट्यूड है वो काइनेटिक एनर्जी के मैग्नीट्यूड के बराबर है, और पोटेंशियल एनर्जी के मैग्नीट्यूड में हाफ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो काइनेटिक एनर्जी के बराबर और टोटल एनर्जी के भी बराबर, ठीक है। तो ये तीनों में रिलेशन है, इसको ध्यान रखना है। यदि आप टोटल एनर्जी निकाल पा रहे हैं तो वही काइनेटिक एनर्जी है, बस साइन का फर्क है ना, कि टोटल एनर्जी नेगेटिव में आएगा और पोटेंशियल एनर्जी भी नेगेटिव में आएगा, और लेकिन काइनेटिक एनर्जी हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव में होगा। ध्यान रखना कि काइनेटिक एनर्जी का भी नेगेटिव में होता है, लेकिन यहाँ टोटल एनर्जी नेगेटिव भी है और पोटेंशियल एनर्जी भी क्या है, नेगेटिव वैल्यू है, ठीक है। को डाउट, बोलो भाई, ठीक है। तो हम यहां एक रिलेशन लिख देते ना, ठीक है। रिलेशन तीनों में क्या आया, टोटल एनर्जी का जो मैग्नीट्यूड है बेटा, वो किसके बराबर है,
काइनेटिक एनर्जी के मैग्नीट्यूड के बराबर है, इक्वल टू क्या, हाफ इंटू पोटेंशियल एनर्जी का मैग्नीट्यूड। देख लो भाई, यही तीनों में रिलेशन है, याद रखना। यानी टोटल एनर्जी निकल जाएगा ना इलेक्ट्रॉन का, तो तुम काइनेटिक एनर्जी भी बता सकते हो, पोटेंशियल एनर्जी भी बता सकते हो, ठीक है। और ध्यान रखना, यदि साइन वाइज बात करेंगे तो टोटल एनर्जी नेगेटिव में रहता है और पोटेंशियल एनर्जी भी किस में है, नेगेटिव में, लेकिन काइनेटिक एनर्जी क्या है, पॉजिटिव में है। ये रिलेशन जो है ना तीनों में, याद रखना, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब हमारा मकसद क्या है, टोटल एनर्जी निकालना, ठीक है। हमारा जो मकसद है ना वो टोटल एनर्जी फाइंड करना। तो आइए फाइंड करते हैं ना टोटल एनर्जी। देखिए देखिएगा, इंपॉर्टेंट है, समझिए। टोटल एनर्जी निकालते हैं, क्या एक्सप्रेशन आया था, माइनस के हाफ, पहले हाफ था ना, के जेडी स्क्वायर बाई आर, ये एक्सप्रेशन था मेरे पास। हमारा वेरिएबल है क्या, सिर्फ आर तो वेरिएबल है, ठीक है, आर वेरिएबल है और जेड तो अलग अलग आइटम के लिए जेड अलग अलग होगा, ठीक है। अब आर की वैल्यू पुट करो ना, देखो आर की वैल्यू याद है कितना था, बताओ, एन स्क्वायर एच स्क्वायर, ठीक है, अब बाई 4 पाई स्क्वायर एम के जेडी स्क्वायर, यही आर की वैल्यू था बेटा, यही आर की वैल्यू था, समझ में आ रहा है, यही आर की वैल्यू था। एन स्क्वायर बाई एच स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई स्क्वायर एम के जेडी स्क्वायर, तो नीचे डिवाइड करेंगे तो ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, ठीक है, समझ में आया। अरे बोलो, ये एन है, एन स्क्वायर एच स्क्वायर, ठीक है। अब जो कैंसिल होगा उसको कट करो। अब बेटा देखो कुछ कैंसिल हो रहा है, नीचे कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा है यार, नीचे कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा है। ऊपर में देखो तो ऊपर भी कुछ नहीं हो रहा है। अच्छा, ये चाहो तो 2 दूनी 4 काट दो, तो क्या हो जाएगा बोलो, माइनस 2 पाई स्क्वायर, ठीक है, एम, और बोलो के इंटू के क्या, के स्क्वायर, जेड इंटू जेड क्या, जेड स्क्वायर, और ई इंटू ई का स्क्वायर, ई का स्क्वायर क्या, ई का पावर 4 जेड स्क्वायर। अब भाई एन स्क्वायर एच स्क्वायर, देख लो बेटा, एन स्क्वायर एच स्क्वायर। कोई डाउट है इतना पहले पूछो, इतना में कोई डाउट है तो पूछो पहले, नहीं ना। अब मैं इसको ऐसे लिखता हूं, देखो तो मैं इसको ऐसे लिखता हूं, देखो देखो टोटल एनर्जी इक्वल टू क्या है, पहले लिख लेता हूं यहां, T इक्वल टू आया मेरे पास, ठीक है, टोटल एनर्जी इक्वल टू आया माइनस 2 पाई स्क्वायर एम के स्क्वायर ई का पावर 4 जेड स्क्वायर और डिवाइडेड बाई एच स्क्वायर, और एन स्क्वायर को यहां पे लिख लेता हूं, एन स्क्वायर, ये एन है बेटा, एन स्क्वायर, ठीक है। ये सारा कुछ कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी की वैल्यू आपको पता है, ठीक है, के की वैल्यू भी पता है, ई की वैल्यू भी पता है, प्लैंक्स कांस्टेंट भी पता है, ये सारा वैल्यू पुट करो आप, ठीक है। तो जब पुट करोगे ना तो एक रिजल्ट आएगा, क्या आएगा, माइनस, ये तो रहेगा 13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। देख लो बेटा, यही वैल्यू आएगा, इसको रट लेना है, इसको याद करना है तुम्हें, ठीक है, इसको याद करना है तुम्हें कि टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है -13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, ठीक है। तुम चाहो तो इसको जूल में भी बदल सकते हो, ठीक है, तुम चाहो तो इसको जूल में भी बदल सकते हो। बोले जूल में कैसे बदलोगे, आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू पता है ना, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू क्या होता है, 1.6 इंटू 10 का पावर
-19 जूल, पता है ना, ठीक है। अब इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट को चाहो तो जूल में बदल दो, तो कितना आ जाएगा बोलो। टोटल एनर्जी यदि जूल में याद करोगे तो आएगा 2.18 इंटू, अरे इतना को 1.6 से मल्टीप्लाई कर दोगे इंटू 10 का पावर -19 से, तो आ जाएगा 2.18 इंटू 10 का पावर -18 Z स्क्वायर अबाई N स्क्वायर जूल पर एटम, ठीक है। यदि जूल में चाहो तो जूल में भी याद रख सकते हो, ठीक है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहो तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में याद रख सकते हो, आपकी जैसी इच्छा, ठीक है। मैं ज्यादा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही याद रखता हूं, जूल में भी याद रख सकते हो आप, ठीक है। तो -13.6 Z स्क्वायर बाई N स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। सबको क्लियर हुआ? अरे सबको क्लियर हुआ टोटल एनर्जी का एक्सप्रेशन, ठीक है। अब मैं एक बात पहले बताता हूं, ये टोटल एनर्जी निगेटिव का मीनिंग क्या है, ठीक है। टोटल एनर्जी निगेटिव का मीनिंग क्या है, समझना समझना, ठीक है। आखिर टोटल एनर्जी निगेटिव का मीनिंग क्या आ रहा है समझिए। ये सेल नंबर 1 2 3 ऐसो ऑन, मान लिया n इक्वल टू इन्फिनिटी पे चल गए, कहां चल गए, n इक्वल टू इन्फिनिटी पे चल गए, सेल नंबर इन्फिनिटी पे चल गए। अब बताओ जब इन्फिनिटी पे आपका इलेक्ट्रॉन है तो एनर्जी कितना, n की वैल्यू जब इन्फिनिटी लोगे, ठीक है, तो एनर्जी कितना, जीरो जीरो। अब बताओ जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से नजदीक आएगा, ठीक है, इन्फिनिटी पे इलेक्ट्रॉन है तो एनर्जी कितना, जीरो। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से नजदीक आएगा तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे न्यूक्लियस से नजदीक आएगा, मान लो थर्ड सेल में है, सेकंड सेल में है, फर्स्ट सेल में, तो वैसे वैसे क्या होगा, अट्रैक्शन बढ़ेगा, ठीक है, अट्रैक्शन बढ़ेगा, ठीक है। जैसे जैसे न्यूक्लियस से पास आते जाएगा इलेक्ट्रॉन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रॉन यानी नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच यानी न्यूक्लियस के बीच अट्रैक्शन क्या होगा, बढ़ेगा। तो जब अट्रैक्शन बढ़ेगा तो एनर्जी क्या होगा, रिलीज होगा। कहीं भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता है तो एनर्जी रिलीज होता है, ठीक है। यानी यहां एनर्जी कितना था, जीरो, कोई एनर्जी नहीं था यहां पे इलेक्ट्रॉन का। और धीरे धीरे न्यूक्लियस के पास आया तो अट्रैक्शन क्या हुआ, बढ़ा, अट्रैक्शन बढ़ा, इसका मतलब एनर्जी क्या हुआ, रिलीज हुआ। अट्रैक्शन बढ़ना मतलब एनर्जी रिलीज होना, ठीक है। अब बताइए आपके पास एनर्जी जीरो था और आपसे एनर्जी रिलीज हो रहा है, ठीक है। यहां पे आ गया जैसे ही तो एनर्जी क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है, ठीक है। समझिए इसका मतलब आपका एनर्जी क्या हो रहा है, घट रहा है ना, एनर्जी घट रहा है ना, इसी कारण हम नेगेटिव साइन में देते हैं वैल्यू टोटल एनर्जी का, ठीक है। टोटल एनर्जी का जो किसी इलेक्ट्रॉन को एनी बोर्स ऑर्बिट में जब प्रेजेंट है तो टोटल एनर्जी का साइन हम नेगेटिव इसलिए देते हैं ना कि इनफाइनाइट पे एनर्जी इलेक्ट्रॉन का कितना है, जीरो। और जैसे जैसे न्यूक्लियस से नजदीक आएंगे तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच अट्रैक्शन बढ़ेगा तो एनर्जी क्या होगा, घटेगा, डिक्रीज करेगा। और एनर्जी डिक्रीज करेगा तो पहले जीरो था और आपका एनर्जी डिक्रीज करेगा तो जीरो से कहां जाएंगे, माइनस में ही जाएंगे ना। आप जीरो पे थे और आपकी एनर्जी डिक्रीज और कर रहा है, ठीक है, तो आप जीरो से कहां जाएंगे, माइनस में जाएंगे ना, ठीक है। इसी कारण कोई किसी पार्टिकुलर सेल में जो इलेक्ट्रॉन रहता है ना उसका एनर्जी क्या लेते हैं, निगेटिव लेते हैं। निगेटिव इसलिए लेते हैं ना क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रहा है, ठीक है। जैसे जैसे न्यूक्लियस से नजदीक जाते जाओगे उतना ज्यादा नेगेटिव होते जाएगा एनर्जी की वैल्यू, ठीक है। समझ में आया, कोई डाउट नहीं ना। चलो फिर से बोल दूं, क्या बोला, इनफाइनाइट पर एनर्जी कितना, जीरो। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के नजदीक आएगा अट्रैक्शन बढ़ेगा, अट्रैक्शन बढ़ेगा तो एनर्जी क्या होगा, घटेगा, एनर्जी रिलीज होगा। और जीरो था और जीरो से घटाओगे तो कहां जाओगे, माइनस में ही जाओगे ना। जीरो से भी कम एनर्जी का मतलब क्या, माइनस में एनर्जी, ठीक है। समझ में आया, ठीक है। एक दो बात याद रखना, एक दो बात याद रखना, ठीक है। ग्राउंड स्टेट बोले, क्या बोले बेटा, ग्राउंड स्टेट बोले। ग्राउंड स्टेट का मतलब देखो, ये फार्मूला लगाना सिखा रहा हूं, दो तीन पॉइंट बता रहा हूं, क्या क्या सवाल बोलेगा। फाइंड आउट द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम, ठीक है। तो ग्राउंड स्टेट बोले ना, इसका मतलब सेल नंबर 1 की बात कर रहा है, n = 1, ठीक है।
ग्राउंड स्टेट बोले इसका मतलब सेल नंबर 1 की बात कर रहा है, ठीक है। यदि बोले फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, इसका मतलब बेटा सेल नंबर 2 की बात कर रहा है। सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, इसका मतलब सेल नंबर 3 की बात कर रहा है, ठीक है। कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन मेरा फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में है, इसका मतलब सेल नंबर 2 में है। कोई बोल रहा है इलेक्ट्रॉन मेरा थर्ड एक्साइटेड स्टेट में है, इसका मतलब सेकंड एक्साइटेड स्टेट में, इसका मतलब सेल नंबर 3 में है। यदि इलेक्ट्रॉन बोले थर्ड एक्साइटेड स्टेट में है मेरा, इसका मतलब कौन सा सेल में है, फोर्थ सेल में मेरा इलेक्ट्रॉन है, एसो ऑन। ग्राउंड स्टेट में बोले इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब सेल नंबर 1 में है। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब सेल नंबर 2 में है। कंफ्यूज मत होना, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में बोले इसका मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन कहां है, सेल नंबर 2 में है, ठीक है। अब सेकंड एक्साइटेड स्टेट बोले इसका मतलब इलेक्ट्रॉन कहां चला गया, थर्ड सेल में चला गया, ठीक है। थर्ड एक्साइटेड स्टेट का मतलब इलेक्ट्रॉन कहां चला गया, फोर्थ सेल में चला गया। समझ में आया, ये टर्म का मीनिंग समझ में आया, ठीक है। कोई डाउट, ये टर्म को याद रखेंगे कि फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मीनिंग क्या है, सेकंड एक्साइटेड स्टेट का मीनिंग क्या है, ठीक है। एक्साइटेशन का मतलब होता है हायर एनर्जी स्टेट, ठीक है, एक्सेप्ट ग्राउंड स्टेट, ठीक है। ग्राउंड स्टेट को जैसे फर्स्ट एक्साइटेड बोले तो सेल नंबर 2, ठीक है। एक्साइट करना मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन को हाई एनर्जी में भेजना, ठीक है, एक्साइट कर रहे हो। कोई डाउट, इसको याद रखेंगे, रिमेंबर रखना, ठीक है। अच्छा, अब मैं एक चीज और तुम्हें बताता हूं, ध्यान दो। एनर्जी का फार्मूला रट के रखना। अच्छा, अभी तक जो फार्मूला आपने निकाला वो सारे फार्मूला, ठीक है, एक जगह टैबुलेटेड कर लेना। और एक ध्यान रखना कि जो सारे फार्मूला बता रहे हैं ना यानी बोर्स मॉडल में, वो ओनली वैलिड फॉर यूनी इलेक्ट्रॉन सिस्टम। यस, बोर्स मॉडल में जितने भी फार्मूला डिराइव कर रहे हैं ना, ठीक है, वो सिर्फ किसके लिए वैलिड है, यूनी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए, ठीक है। बोर्स मॉडल इज ओनली एप्लीकेबल फॉर यूनी इलेक्ट्रॉन सिस्टम, मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में नहीं लगाना है, ठीक है। यानी बोर्स मॉडल इज ओनली एप्लीकेबल फॉर यूनी इलेक्ट्रॉन सिस्टम। ऐसा नहीं कि आपको मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में लगा देना, ये मिसकॉन्सेप्शन होगा, ठीक है। यानी बोर्स मॉडल में जितना भी फार्मूला हम डिराइव किए हैं सब का सब यूनी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए लगाइएगा, ठीक है। अब ध्यान से सुनिए, अब जो हम स्टडी करने वाले हैं कैलकुलेशन ऑफ एनर्जी चेंज इन ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब समझिए, जब इलेक्ट्रॉन को लोअर एनर्जी से हाई एनर्जी में भेजेंगे आप, मान लीजिए लो एनर्जी है और यहां क्या है, हाई एनर्जी है, ठीक है। तो लो एनर्जी से जब हाई एनर्जी में इलेक्ट्रॉन जाएगा तो क्या हो रहा है, एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है ना, ठीक है। क्या हो रहा है, एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन चल रहा है, ठीक है। और जब मान लो N1 है ये और ये क्या है, सेल नंबर N2 है, ठीक है। और जब आप ये बता चुका हूं पहले भी, अब समझिए क्या बताना चाह रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। ये सब डायग्राम पहले भी बताया हूं, देखिएगा। जब आप हाई एनर्जी सेल से लो एनर्जी सेल में इलेक्ट्रॉन ला रहे हो, ठीक है, हाई एनर्जी सेल से इलेक्ट्रॉन कहां आ रहा है, लो एनर्जी सेल में, इलेक्ट्रॉन का क्या कर रहे हो, डी एक्साइटेशन करा रहे हो ना, डी एक्साइटेशन करा रहे हो, डी एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है ना। यहां हाई एनर्जी है और ये लो एनर्जी सेल है। अब जब एक्साइटेशन होगा तो एनर्जी क्या होगा, एब्जॉर्ब होगा ना, एनर्जी एब्जॉर्ब होगा, ठीक है। और डी एक्साइटेशन होता है तो एनर्जी क्या होता है, रिलीज होता है, एनर्जी रिलीज्ड, बता चुके हैं आपको, एनर्जी रिलीज्ड, ठीक है।
यानी एक्साइटेशन कराओगे एनर्जी एब्जॉर्ब कराना पड़ेगा, और डी एक्साइटेशन में एनर्जी क्या होगा, रिलीज होगा। अब कितना एनर्जी एब्जॉर्ब होगा और कितना एनर्जी रिलीज होगा वो कैसे फाइंड करेंगे, यही देखना हमें, ठीक है। तो वो बताओ ना, यहां से यहां जाना है, ठीक है, तो कितना एनर्जी लेगा, एनर्जी डिफरेंस जितना होगा उतना ही लेगा एनर्जी है, ठीक है। या मान लो यहां से यहां आना है तो एनर्जी कितना एमिट करेगा, ये कितना रिलीज करेगा, ये एनर्जी जितना डिफरेंस होगा उतना ही रिलीज करेगा ना ये, ठीक है। यहां से यहां जाना है तो ये कितना एनर्जी अब्जॉर्ब करेगा, एनर्जी का जो डिफरेंस होगा उतना ही एनर्जी अब्जॉर्ब करेगा ये। अब इसको यहां से यहां आना है तो कितना एनर्जी इमिट करेगा, जो एनर्जी का डिफरेंस होगा उतना एनर्जी क्या करेगा, रिलीज करेगा ये, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, एनर्जी एब्जॉर्ब या एनर्जी रिलीज निकालना है। इसका मतलब क्या निकालना है, एनर्जी का डिफरेंस निकालना है, ठीक है। कैसे निकालोगे, डेल्टा ई, और डेल्टा ई का मतलब क्या होता है, चेंज इन एनर्जी। कैसे निकालते हैं, हाई एनर्जी माइनस लो एनर्जी, ठीक है, निकाले थे ना। और इनटू पे मान ले एनर्जी क्या है, E2 है यहां, ठीक है, यहां एनर्जी क्या है, E1 है, ठीक है। तो क्या करोगे, E2 माइनस E1, ठीक है, E2 माइनस क्या, E1। ये डेल्टा ई क्या है, एनर्जी एब्जॉर्ब या रिलीज, एनर्जी एब्जॉर्ब या एनर्जी रिलीज्ड, ठीक है। हमेशा हाई एनर्जी माइनस लो एनर्जी करना, E2 माइनस E1 करना, यानी फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी, यानी हाई माइनस लो हमेशा करना। कभी भी डेल्टा ई निकालना हो ना तो हाई एनर्जी माइनस लो एनर्जी करना, ठीक है। यदि समझो डेल्टा ई, यदि मेरा, ठीक है, समझो यदि आप हाई सेल नंबर से लो सेल नंबर में आ रहे हो, ध्यान रखना, यदि डेल्टा ई निकालना तो हाई एनर्जी माइनस लो एनर्जी हमेशा करना, ये बात ध्यान रखना तुम, ठीक है। अब समझो, एक बात सुनो, यदि मेरा इलेक्ट्रॉन का हाई, आप तुम लो एनर्जी सेल से हाई एनर्जी सेल में जा रहे हो, तो इतना जो डेल्टा ई आएगा वो एनर्जी क्या होगा, लो एनर्जी सेल से आप हाई एनर्जी सेल में जा रहे हो तो डेल्टा ई की वैल्यू क्या होगा, वो एनर्जी क्या होगा, एब्जॉर्ब होगा। यदि आप हाई एनर्जी सेल से लो एनर्जी सेल में आ रहे हो तो जो वैल्यू आएगा डेल्टा ई, उतना एनर्जी क्या होगा, एब्जॉर्ब होगा, ठीक है। आपको तो हमेशा E2 माइनस E1 करके ही निकालना है, ठीक है। डेल्टा ई एनर्जी एब्जॉर्ब या एनर्जी रिलीज का एक ही फार्मूला बार बार चेंज नहीं करना है, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए, डेल्टा ई बराबर E2 माइनस E1, और वो आपको पता होना चाहिए आप आ कहां से रहे हो। यदि लोअर से हायर में जा रहे हो तो उतना एनर्जी जो डेल्टा ई है उतना एनर्जी क्या होगा, एब्जॉर्ब होगा। यदि हायर से लोअर में आ रहे हो तो डेल्टा ई की जो वैल्यू होगा उतना एनर्जी क्या होगा, रिलीज होगा, ठीक है। समझ में आ रहा है, चलो। यानी डेल्टा ई एनर्जी एब्जॉर्ब या एनर्जी रिलीज दोनों निकालना होगा, डेल्टा ई बराबर E2 माइनस E1 ही करना, ठीक है। चलो अब देखो, ध्यान दो, अब देखो, समझो बेटा, डेल्टा ई इक्वल टू आया E2 माइनस E1, ठीक है। अब डेल्टा ई इक्वल टू ऐसे लिखता हूं, देखो तो -13.6 जेड स्क्वायर अब आई N2 का स्क्वायर, अब माइनस क्या, ध्यान दो, 13.6 जेड स्क्वायर अब आई N1 का स्क्वायर, ठीक है। अब बोल, अरे किसी एक पार्टिकुलर एटम में जब इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करोगे तो जेड तो चेंज नहीं करेगा, सिर्फ सेल नंबर चेंज करेगा ना, ठीक है। किसी एक पार्टिकुलर एटम में जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन करेंगे आप तो जेड तो चेंज नहीं करेगा, एटॉमिक नंबर तो चेंज नहीं करेगा, सिर्फ क्या चेंज करेगा, सेल नंबर ना। जब इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन में सिर्फ क्या चेंज कर रहा है, सेल नंबर चेंज करेगा ना, ठीक है। चलो, तो डेल्टा इक्वल टू क्या हो जाएगा, बोलो, 13.6, ठीक है, जेड स्क्वायर और 1 बाई, ये प्लस में हो जाएगा ना, N1 का स्क्वायर अब -1 बाई N2 का स्क्वायर, ठीक है। डेल्टा ई की वैल्यू इतना क्या आ जाएगा, यूनिट क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। ये एनर्जी चेंज का फार्मूला आ गया, एनर्जी चेंज का। अब बोलो सर ये एनर्जी एब्जॉर्ब है या रिलीज है, तो तुमको कभी हड़बड़ाना नहीं है, आपको पता होगा ना कहां से कहां आ रहे हो। यदि लोअर से हायर में जा रहे हो, लोअर एनर्जी लोअर सेल नंबर से हायर सेल नंबर में जा रहे हो
ठीक है, आपको बताया था। देखो देखो यहां अभी लोअर एनर्जी से यानी सेल नंबर कम से सेल नंबर ज्यादा में जा रहा है तो एनर्जी क्या होगा, एब्जॉर्ब होगा, क्योंकि जैसे जैसे सेल नंबर बढ़ता है वैसे वैसे एनर्जी क्या होता है, बढ़ता है। ठीक है, जैसे जैसे सेल नंबर बढ़ेगा वैसे वैसे एनर्जी बढ़ेगा। यदि आप लोअर सेल से हायर सेल में जा रहे हो तो एनर्जी क्या होगा, एब्जॉर्ब होगा। यदि हायर से लोअर में आ रहे हो तो एनर्जी क्या होगा, रिलीज होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना कि लोअर से हायर में जा रहे हो तो एनर्जी रिलीज, एनर्जी क्या होगा, एब्जॉर्ब होगा, और हायर से लोअर में आ रहे हो एनर्जी रिलीज होगा। ठीक है, अब देखो ये फार्मूला में हमेशा ध्यान रखना कि N2 की वैल्यू हमेशा बड़ा लेना N1 से, ध्यान रखना। ठीक है, N2 क्या रखना, N1 से हमेशा बड़ा रखना। ठीक है, ये फार्मूला में हमेशा ध्यान रखना N2 बड़ा होना चाहिए किससे, N1 से। ठीक है, कोई डाउट, कोई दिक्कत बोलो, नहीं ना। ठीक है, N2 यानी N2 बड़ा होना चाहिए क्या, N1 से, ध्यान रखिएगा इसको। ठीक है, अच्छा एक चीज और बता दूं, ध्यान दो, यदि आप इसी एनर्जी की वैल्यू को आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जूल में लिखना चाहते हो तो कितना लिखोगे बोलो, डेल्टा इक्वल टू गया 2.18 इंटू 10 का पावर माइनस 18 जेड स्क्वायर और 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1 क्या n2 का स्क्वायर, इतना जूल पर एटम। ठीक है, और ये फार्मूला में एनर्जी डिफरेंस जब भी निकालना तो N2 को हमेशा बड़ा रखना किससे, N1 से। ठीक है, कोई डाउट। चलिए अब ध्यान दीजिए, थोड़ी एक दो बात इंपॉर्टेंट बताने वाला, देखो एनर्जी डायग्राम फॉर हाइड्रोजन एटम बताने वाला हूं। ठीक है, देखिएगा एनर्जी डायग्राम फॉर हाइड्रोजन एटम, ठीक है, ध्यान देना। एनर्जी का क्या फॉर्मूला था, -13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। ठीक है, फर्स्ट सेल का एनर्जी बताओ कितना होगा, फर्स्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन होगा उसका एनर्जी कितना होगा, E1। ठीक है, फॉर n इक्वल टू 1 के लिए एनर्जी क्या है, E1, बोलो कितना हो जाएगा, -13.6 जेड की हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, -13.6 ही आ जाएगा ना, इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट। n बराबर 2 के लिए एनर्जी निकालो, E2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, -13.6, हाइड्रोजन के लिए जेड कितना 1। ठीक है, और सेकंड सेल में इलेक्ट्रॉन है उसके लिए एनर्जी निकालना ना, यानी 2 का स्क्वायर 4, तो कितना आ जाएगा बोलो, -3 पॉइंट, बोलो बेटा -3 पॉइंट कितना आएगा, 4। ठीक है, अब n बराबर 3 के लिए निकालो, E3 कितना आ जाएगा बोलो, -13.6, 1 का स्क्वायर, अब भाई n की वैल्यू कितना 3, यानी 9 हो जाएगा ना, 3 का स्क्वायर 9, यानी कितना आ जाएगा, -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, n बराबर 4 के लिए निकालो, E4 कितना आ जाएगा बोलो, ठीक है, -13.6, 1 का स्क्वायर, अब भाई 4 का स्क्वायर, यानी 16, सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, अब तुम्हें क्या दिख रहा है ये बात पहले बताओ कि सेल नंबर बढ़ा रहे हो तो एनर्जी बढ़ रहा है या घट रहा है, बढ़ रहा है। देखो ना, पहले -13.6 था, उससे बढ़ा है ना -3.4, उससे बढ़ा है ना -1.151, उससे बढ़ा है ना -0.85, यानी जैसे जैसे सेल नंबर बढ़ा रहे हो वैसे वैसे एनर्जी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। यही बात मैंने पहले आपको डायरेक्ट बताया था, लेकिन अब मैं प्रूफ कर दिया हूं कि ठीक है, कि जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूर जाते जाओगे वैसे वैसे एनर्जी क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, कोई डाउट। अब इसी को थोड़ा सा ग्राफिकली समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, क्या बोला, जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूर जाओगे वैसे वैसे एनर्जी क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, अब देखो तो
थोड़ा सा डायग्राम देख लो, लास्ट है, समझ लेना थोड़ा, ठीक है। ये है n बराबर 1, ठीक है, और n बराबर 1 में एनर्जी कितना था बेटा, ठीक है। चलो मैं n बराबर 1 इधर लिख देता हूं। एनर्जी कितना था, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ध्यान देना बेटा, n बराबर 2 में कितना था, माइनस कितना था बोलो, 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। n बराबर 3, ठीक है, कितना था, -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। n बराबर 4, कितना था एनर्जी बोलो, -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यही था ना आपके पास एनर्जी। अब क्या देख रहे हो, जैसे जैसे सेल नंबर बढ़ा रहे हो एनर्जी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है ना। देखो देखो देखो, यानी क्या बोलोगे, ठीक है, E1 से बड़ा है क्या, E2 उससे बड़ा गया है, E3 उससे बड़ा गया है, E4 so on डॉट डॉट डॉट, यानी सेल नंबर बढ़ाने से एनर्जी बढ़ता है। अच्छे अच्छे और गौर करो, जो एनर्जी का डिफरेंस है, ठीक है, देखो सक्सेसिव एनर्जी का डिफरेंस, पहला और दूसरा में एनर्जी का डिफरेंस इतना आया, देखो डेल्टा ई इतना आया, ये डिफरेंस देखो। अच्छा ये डिफरेंस, ठीक है, उससे कम कहीं ये डिफरेंस है, ठीक है, उससे कम कहीं ये डिफरेंस है डेल्टा ई, ठीक है, और ये डिफरेंस से भी छोटा ये डिफरेंस है, ठीक है, ये डेल्टा ई। यानी एक बात समझ में आ रहा आपको कि, ठीक है, जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूर जा रहे हो, यानी सेल नंबर बढ़ा रहे हो, वैसे वैसे सक्सेसिव एनर्जी का डिफरेंस घटते जा रहा है। देखिए ना, ये डिफरेंस सबसे बड़ा, उसके बाद छोटा, उसके बाद छोटा, उसके बाद और आगे जाकर और छोटा डिफरेंस, धीरे धीरे एनर्जी का डिफरेंस क्या होता जाएगा, घटते जाएगा। यह भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूर जा रहे हो, वैसे वैसे सक्सेसिव एनर्जी का डिफरेंस क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। पहला और दूसरा में सबसे ज्यादा का डिफरेंस है, देखिए ना, -13.6 और -3.4, डिफरेंस बहुत ज्यादा है यहां। उसके बाद डिफरेंस बहुत कम का है, उसके बाद और कम हो गया, ठीक है। यानी न्यूक्लियस से जैसे जैसे दूर जाते जाएंगे ना, वैसे वैसे सक्सेसिव एनर्जी का डिफरेंस क्या होगा, कम होते जाएगा। यानी क्या बोलेंगे, देखो ये भी एक पॉइंट है, E2 माइनस E1, ठीक है, ये डिफरेंस बड़ा होगा, ठीक है, E3 माइनस E2, ये डिफरेंस कम होगा। फिर E4 माइनस E3, ये डिफरेंस और कम होगा, ऐसा ऑन, ठीक है। E5 माइनस E4, ये डिफरेंस और कम होगा, ऐसा ऑन। इन जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूर जाते जा रहे हो, एनर्जी का डिफरेंस क्या हो रहा है, सक्सेसिव एनर्जी का डिफरेंस क्या हो रहा है, कम होते जा रहा है, ठीक है। E2 माइनस E1 का डिफरेंस सबसे ज्यादा आएगा, उससे कम E3 माइनस E2 का आएगा, उससे कम E4 माइनस E3 का आएगा, उससे कम E5 माइनस E4 का आएगा। कोई डाउट, ठीक है। तो बेटा आज के लिए इतना ही काम भी, नेक्स्ट लेक्चर में आगे कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में आपको स्पेक्ट्रम बताएंगे। अच्छा, इसमें एक पॉइंट और बचा हुआ है, क्या, आयनेशन एनर्जी निकालना सिखाना, वो अगले लेक्चर में आयनेशन एनर्जी निकालना बता देंगे, और स्पेक्ट्रम, ठीक है, स्पेक्ट्रम, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, इमिशन स्पेक्ट्रम, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, ये सब कॉन्सेप्ट आएगा नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। ओके गाइस, थैंक यू, बाय।